हेलो, क्या हाल है? कैसे हैं एवरीवन? ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज की जो ये रिकॉर्डिंग है, ये वाला जो लेक्चर है, इसमें हम लोगों ने प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल इश्यूज की तरफ जाना है। इससे पहले हम लोगों ने जो पिछली रिकॉर्डिंग में कवर किया है, दोज आर एथिकल इश्यूज, जिसमें मैंने बताया था आईसीसीआई के थ्रू हम लोग एथिकल इश्यूज को याद रखते हैं। एक छोटा सा मेमोनिक है, आई स्टैंडिंग फॉर इंडिपेंडेंस थ्रेड, जिसमें आपके फंडामेंटल सारे प्रिंसिपल्स, उनके ऊपर कोई इशू बन रहा है वो इधर फॉल कर जाते हैं। फंडामेंटल के अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव था, फिर उसको थ्रेड्स थे, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, ये सारे फिर आपके इधर फॉल कर जाते हैं। इसके अलावा द नेक्स्ट सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इसके बारे में हमने बुक से पढ़ा, मैंने बताया क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह से इसको याद रखेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किस वक्त कब और कौन सी इन्फॉर्मेशन किस बंदे को डिस्क्लोज करनी है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होनी चाहिए। और अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं भी है तो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लॉ के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये हम लोगों ने पिछली रिकॉर्डिंग में पढ़ा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कंपेटिटर्स का ऑडिट जिस वक़्त एक ही फर्म कर रही होती है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है। या फिर एक कस्टमर और सप्लायर, एक कंपनी और कंपनी का सप्लायर, उसका ऑडिट जब एक फर्म कर रही है, उन दोनों का ऑडिट, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता किस तरह से है कि आप किसी एक बंदे की इन्फॉर्मेशन कहीं दूसरे बंदे को ना पहुँचा दो, जिसकी वजह से एक बंदा जो है वो एज ना हासिल कर ले आपकी इन्फॉर्मेशन से। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर फँस जाते हो और वहाँ पे आप किसी एक बंदे की इन्फॉर्मेशन दूसरे बंदे तक पहुँचा देते हो, तो ये वाला इश्यू तो बना ही था, इसके साथ-साथ कॉन्फिडेंशियलिटी वाला भी इश्यू बन जाता है। ये एक लिंक हमने समझा पिछली रिकॉर्डिंग में। इसके अलावा हम लोग सेफगार्ड्स क्या होते हैं फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हमने ये भी चीज़ पढ़ी। और इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट के लिए कोई ख़ास लेक्चर या रिकॉर्डिंग हमने नहीं देखी, या कोई चीज़ हमने एल्स फ्रॉम द बुक नहीं देखी। बस इंटीग्रिटी का एक हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल याद था। उसकी डेफिनिशन थी कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट रहना है आपने अपनी प्रोफेशनल एंड बिज़नेस रिलेशंस के अंदर। अब हम लोग जब क्लाइंट की बात करते हैं, तो क्लाइंट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट नहीं है, तो भाई उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल है, सीधी-सीधी सी बात है, और आपने इस तरह से लिखा। हमारे एथिकल इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन खत्म हो गई थी। इसका हमने क्वेश्चन अभी तक नहीं किया, बिकॉज़ इसके प्रोफेशनल इश्यूज़ को छोड़ के मैं एथिकल का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आपको करा सकता। कराऊँगा तो मैं दोनों को साथ खत्म करा के फिर कराऊँगा। हाँ, प्रैक्टिस मैनेजमेंट को मैं क्वेश्चन कराने के बाद कराऊँगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैनेजमेंट को, ये एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज़ के अंदर आपका उठ के क्वेश्चन में नहीं आता। ये कोई इश्यू नहीं होता। प्रैक्टिस मैनेजमेंट इटसेल्फ एक सेपरेट टॉपिक होता है, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट, फी, टेंडर एंड कमर्शियल इश्यूज़ बन रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेशनल इश्यूज़ के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ऑडिटर्स की लायबिलिटी क्या होती है, उसको कैसे कम किया जाता है, वो पढ़ेंगे, और इम्पैक्ट ऑन ऑडिट के बारे में छोटी-सी एक अंडरस्टैंडिंग आपको दूँगा कि इसके बारे में कैसे लिखा जाता है। लेट्स कम टुवर्ड्स द बुक इटसेल्फ, क्योंकि ये अगेन एंड अगेन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली जो आप बोलो कि हमारे लिए कुछ कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन बना के दे देते, जैसे मैंने आपको पहले ऑडिट ड्रेस में बना के दी। जितना मैं बना के दे सकता था आईसीसीआई एंड मैपा याद रखने के लिए, दैट इज़ मुफ्त है। इससे ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। अब सारा आगे पेपर सॉल्व करने का चीज़ है। लेकिन सॉल्व करने से पहले हम लोग इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं, बिकॉज़ ज़्यादातर जो आपको मटेरियल लिखने के लिए मिलता है वो थ्योरी से ही मिलता है। अब इन आज हम लोगों ने पढ़ने हैं 2 चैप्टर्स। 2 चैप्टर्स कौन-कौन से? मनी लॉन्ड्रिंग, ऑडिटर लायबिलिटी, जिसमें आपका आ जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग का चैप्टर इटसेल्फ, चैप्टर नंबर 2, और फिर चैप्टर नंबर 4 प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटीज़ एंड लायबिलिटी। पहले जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, पेज नंबर 31 है इसका। अच्छा। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी एक चीज़ छोटी-सी बताई थी। इसमें आपको पता होना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। अगर ये पता करना है तो यू मस्ट नो कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में क्या किस तरह जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग लोग करते कैसे हैं? जब आपको ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग होगी व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, हाउ इट इज़, किस तरह से की जाती है, फिर उसके बाद आप इसके सेफगार्ड्स को देखोगे, इसको पढ़ोगे कि अच्छा इसको एक्शन कैसे लिया जाता है इन चीज़ों के अगेंस्ट, ठीक है? इसके अंदर टोटल थ्योरी है। अगेन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से आपको ज़रूर समझाऊँगा, बट बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूँ कि इसको पूरा दोबारा से आपने खुद पढ़ना होगा फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और कोई ऐसी चीज़ हो जो कि इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? लेट्स कम टुवर्ड्स इट। और हम लोग चैप्टर नंबर 2 से शुरू करते हैं, व्हिच इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे पहले उसने एग्ज़ाम फोकस के बारे में बताया होगा, कैसे सवाल आएँगे। वो पूछता है मनी लॉन्ड्रिंग रिक्वायरमेंट्स मे बी नॉलेज बेस्ड, in which you may have to require you may be required to explain the basic elements of anti-money laundering program, or define and give examples of money laundering offenses. You may be you may also need to identify potentially suspicious transactions and explain the accountant's responsibilities in such situations. एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो लास्ट वाली चीज़ हमने पढ़ी हुई है ना, कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है पोटेंशियल सस्पिशन ट्रांजैक्शंस को, यही वाला केस आता है। ऊपर थ्योरी वो बहुत कम पूछ रहा होता है। लेकिन
इस केस को सॉल्व करने के लिए भी आपको पूरी की पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होती है। ठीक हो गया। अब वो यही बात इसने इधर ही बोली है कि पेपर में कैसे आएगा, या तो थ्योरेटिकल बेस्ड आ जाएगा, अगर थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं आने वाला तो आपसे वो पूछेगा कि आप आइडेंटिफाई करो किसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को और उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड भी दो मुझे। ठीक है, सेफ गार्ड्स, उस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे वो हम लोग सीखेंगे अभी। इसके अलावा सेफ गार्ड कैसे दोगे, वो रटी रटाई बातें होंगी जो कि नीचे आएंगी यहाँ पे। ठीक हो गया। अब क्या है, मनी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस बाय विच क्रिमिनल्स अटेम्प्ट टू कंसील ट्रू ओरिजिन एंड ऑनरशिप ऑफ प्रोसीड्स जनरेटेड बाय इलीगल मीन्स, allowing them to maintain control over the proceeds and ultimately providing a legitimate cover for their sources of income। मुझे एक सेकंड दे, मैं देख लूं क्या मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है। यस, लेट मी चेक अगेन। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पे वो ये बात कह रहे हैं कि देखो मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब, हम अक्सर जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाती है ना, मनी लॉन्ड्रिंग में हमेशा उस चीज को आप लोग शामिल कर लेते हो, अक्सर लोग इस चीज को शामिल करते हैं कि भाई आपने पैसे जो हैं वो क्रिमिनली एक्वायर किए, दिस इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस का नाम है, और वो प्रोसेस क्या है कि आपने क्रिमिनली पैसे एक्वायर किए थे, दैट वाज अनदर थिंग, वो एक सेपरेट मसला है, उस पे हम लोग अभी नहीं जा रहे। वो पैसे जो आपने क्रिमिनली आइडेंटिफाई किए हैं, आज वो ब्लैक मनी है, यू कैन नॉट यूज इट विद इन द जनरल पब्लिक। आप यूज करोगे, सस्पिशंस आ जाएगी आपके पास ये पैसे किधर से है। आप उस पैसे को जब एक प्रोसेस से गुजारते हो, उसकी प्लेसमेंट करते हो, उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो जहां से वो उसको ओरिजिनल उसकी सोर्स से, क्रिमिनल सोर्स से उसको डिस्टिंग कर सको, उसको दूर कर सको, ज्यादा से ज्यादा उस पैसे को इन्वेस्ट करो, सर्कल चलाते रहो फॉर ईयर और टू, और जब वो इतना सर्कल चल जाए कि उसकी ओरिजिनल सोर्स बिल्कुल कंसील हो जाए, सिर्फ आपको पता हो और किसी को पता ही ना लग सके, अगर वो आपके पेपर वर्क से होके ट्रायल के थ्रू जाके देखना चाहे असल में पैसे किधर से आए थे, ये चीज अब खत्म हो गई है। ठीक है, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट्स की इस पैसे से, तो अगेन दिस प्रोसेस इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। और इसका एंड प्रोसेस क्या होता है सारे का, कि आप ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। उस क्रिमिनल प्रोसीड्स को कन्वर्ट करना इनटू लीगल प्रोसीड्स, उसको बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। आपने ये याद रखना है। वो क्रिमिनल प्रोसीड्स एक्वायर कैसे की हमने, कहां से एक्वायर की, वो एक सेपरेट मसला होता है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन जब भी आपके पास पेपर में आएगा कि हम लोगों ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस से पैसे हासिल किए, फॉर एग्जांपल आपको ब्राइबरी मिली, आपने ले ली, दैट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा कि यार वो जो ब्राइबरी मुझे मिली है, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, तो मैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्यों इशू उठाऊं। लेकिन होगा क्या कि अब मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग तो होगी, उस ब्लैक मनी को जो उनको रिश्वत मिली है, उसको ब्राइबरी मिली है, उसको कन्वर्ट तो करना है ना इनटू व्हाइट मनी। तो उस सारे प्रोसेस से भी वो बंदा गुजारेगा। तो इससे पहले कि वो प्रोसेस होने लगे, हम लोग अभी से मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इशू उठा के ऑडिट के अंदर ये बात बयान कर देंगे कि हो सकता है अभी ये भी बात बने भाई, इलीगल प्रोसीड्स हैं तो ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग होने वाली है अब। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग अगले 3 स्टेजेस के ऊपर। उसने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस होता कैसे, ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कैसे होता है। नाउ बिफोर वी गो अहेड, आपने रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करना अगेन भाई, ये वो इलीगल चीजें जो कि बंदे करते हैं और उसको ब्लैक मनी को कन्वर्ट करते हैं टू ब्लैक मनी। सबसे पहली चीज होती है प्लेसमेंट करना। प्लेसमेंट क्या होता है, वेयर कैश ऑब्टेन थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटी इज फर्स्ट प्लेड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब कि आपने जो क्रिमिनल प्रोसीड्स हासिल की थी, उसको स्टेप नंबर 1 क्या है, प्लेसमेंट। उसमें क्या करते हो कि उस इलीगल प्रोसीड्स को आप इन्वेस्ट कर देते हो कहीं पे लीगली। लीगली इन्वेस्ट ना भी करो तो कहीं आपने शेयर्स खरीदे, कुछ कर दिए, मतलब आपने उस इलीगल प्रोसीड्स को स्टेप 1 में इनकॉर्पोरेट कर दिया फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, कि आपने उसको इन्वेस्ट तो करो ना, स्टेप नंबर 1 लेकर आओ, दैट इज नोन एज प्लेसमेंट। लेयरिंग क्या होती है, री इन्वेस्टमेंट करना, करते रहो करते रहो करते रहो और कॉम्प्लेक्स तरीके से री इन्वेस्टमेंट करो। कैसे, वेयर द इलीगल कैश इज डिस्गाइज्ड बाय पासिंग इट थ्रू कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ट्रेस। कि भाई आपने इनिशियली एक दफा इन्वेस्ट किए, फिर जब उधर से रिटर्न आए फिर इन्वेस्ट करो, करते जाओ करते जाओ। इस तरह से आप एक साइकिल चलाओगे नंबर ऑफ पीरियड्स तक, तो वो क्या होगा, लेयरिंग हो जाएगी कि उसकी ओरिजिनल सोर्स, वो जो क्रिमिनल सोर्स थी, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। फिर कहलाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, वेयर द इलीगली ऑब्टेन फंड्स आर मूव बैक इनटू द लेजिटिमेट इकोनॉमी एंड इज नाउ क्लीन। कि आपने स्टेप नंबर 2 के अंदर, स्टेप नंबर 1 के अंदर उसको पहली दफा इन्वेस्ट किया, स्टेप नंबर 2 के अंदर उसको बहुत ज्यादा दफा री इन्वेस्ट किया उस पैसे को जो आपने क्रिमिनली एक्वायर किया था, और उसकी ओरिजिनल सोर्स को ट्रेस करना बहुत मुश्किल बना
दिया। और स्टेप नंबर 3 में क्योंकि अब वो इतना दूर हो चुके अपने ओरिजिनल रिसोर्स से कि कोई भी बंदा उसको ट्रेस नहीं कर सकता, आपने सारे पैसे को क्या बोला? डिक्लेयर कर दिया दैट नाउ इट इज़ क्लीन और ये मेरे पैसे हैं, मैंने इधर इन्वेस्ट करके ये पैसे कमाए हैं। और वो आप मोस्ट रिसेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे होगे। जब कोई बंदा आएगा बताएगा आपके भाई मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, आप बोलोगे कि हाँ भाई आओ इन्वेस्टिगेट करो। आपने बोला कि मैंने पेन्स की फैक्ट्री लगाई और पेन्स की फैक्ट्री से मैंने पैसे लिए। आप बोलेगा पेन्स की फैक्ट्री लगाने के लिए आपके पास किधर से पैसे आए? आप बोलोगे उससे पहले मैं क्या बनाता था? माउस बनाता था, जो कि लोग इस्तेमाल करते थे। वो बोलेंगे माउस की फैक्ट्री बनाने के लिए आपके पास किधर से पैसे आए? आप बोल दोगे मैं फ़ोन की बैटरी बनाया करता था। मतलब आपने इतनी दफ़ा उसको रीइन्वेस्ट किया, एक जगह से क्रिमिनल प्रोसीड्स थी, उसको रीइन्वेस्ट करते गए, अब आके वो इंटीग्रेट हो गए नाउ क्लीन मनी। तो किसी बंदे को उसको ट्रेस करने के लिए बैकएंड पे जाके उसके ओरिजिनल सोर्स तक जाने के लिए वो नहीं पहुँच सकता क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांज़ैक्शन है। आप उसको ब्रेकअप कर के इतनी दूर तक ले आए हो। ठीक है? ये होते हैं 3 प्रोसेसेस मनी लॉन्ड्रिंग कहलाते हैं। नाउ इस चीज़ में कभी ना कन्फ्यूज़ होना अगेन मैं बात बता रहा हूँ कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनल प्रोसीड्स, क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं समझना। दिस इज़ द प्रोसेस इटसेल्फ जो कि क्रिमिनल प्रोसीड्स को बदलता है इंटू लेजिटिमेट प्रोसीड्स में। ठीक है? मुझे काइंडली 1 मिनट दें। अच्छा, आई एम सॉरी मैं एक चीज़ में थोड़ा-सा बिज़ी था, एक मैसेज आया था उसको देख रहा था। अच्छा आते हैं आगे मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस। अब ओरिजिनल सोर्स आपको बता रहा है कि कैसे क्या क्रिमिनल प्रोसीड्स जो आप लेते हो वो आप लेते हो, कहाँ से लेते हो और फिर आगे मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस शुरू होता है ओरिजिनली, ठीक है? तो वो क्रिमिनल प्रोसीड्स क्या-क्या हो सकती हैं कि भाई एक्वायरिंग, पोजेशन और यूज़ ऑफ क्रिमिनल प्रॉपर्टी, कंसीलिंग और डिस्गाइजिंग और ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल प्रॉपर्टी और रिमूविंग it from the country, entering into or becoming involved in an arrangement which is known or suspected to facilitate acquisition, retention, use or control of criminal property by or behalf of another person, failure to report knowledge और सस्पिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, टिपिंग ऑफ। कि भाई अब मनी लॉन्ड्रिंग जिस वक़्त आप प्रोफ़ेशनल इश्यू के अंदर क्वेश्चन कर रहे होगे तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं पेपर में? आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है? कि आपने कोई क्रिमिनल प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस हो सकता है, ट्रांज़ैक्शन हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग की ये वाली, ठीक है? कि आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ओरिजिनल क्रिमिनल प्रोसीड्स को। आप कंसील कर रहे हो मतलब छुपा रहे हो और डिसगाइज़ कर रहे हो क्रिमिनल प्रॉपर्टी को या उसको उस कंट्री से ही निकाल रहे हो बाहर कि क्रिमिनल प्रॉपर्टी जो आपने एक्वायर की वो फ़ोन हो सकता है, वो कोई गाड़ी हो सकती है, वो कोई प्रॉपर्टी इटसेल्फ हो सकती है, उसको कंट्री से बाहर लेके जा रहे हो, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, उसको शो नहीं करा रहे आप अपने अकाउंट्स में। अच्छा, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट ऐसी हो जो कि सस्पेक्ट है ऑलरेडी जिसके ऊपर सस्पेक्शन था कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी है और वो बंदा जिसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो भी उस चीज़ में इन्वॉल्व्ड है, तो हो सकता है वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व्ड हो। फेलियर अगर आप रिपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को और आपको पता था एज़ एन ऑडिटर और आप रिपोर्ट नहीं करते तो मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू आपके ऊपर भी बनेगा इटसेल्फ और टिपिंग ऑफ अगेन ब्राइबरी करना, इट इज़ आल्सो मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक हो गया? टिपिंग ऑफ के बारे में उसने बताया कि टिपिंग ऑफ मीन्स टू कैरी आउट एन एक्शन दैट may make suspected money launderers aware that they are under investigation or producing that the outcome of an investigation। अच्छा टिपिंग ऑफ का एक मतलब ब्राइबरी करना और दूसरा मतलब उसने यहाँ पे एक और चीज़ बता दी कि टिपिंग ऑफ का मतलब क्या होता है जैसे हम लोग इनसाइडर डीलिंग पढ़ते थे कि किसी के ऊपर केस हो रहा है होने लगा है और वो बात उस बंदे को नहीं पता थी अभी तक कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस खुलने लगा है और मैं उस बंदे को जाके बता देता हूँ कि भाई तुम्हारे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस खुलने लगा है, बच के रहना। इसका क्या मतलब है कि अब वो अपने एविडेंस को छुपा लेगा। जो उसके पास एविडेंस पड़ा था, जो उसके पास चीज़ें पड़ी थी उनको छुपा लेगा, इन्वेस्टिगेटर्स जो होंगे उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो मैंने उसकी मदद की। अगेन दिस इज़ ऑन आल्सो एन ऑफेंस।
आगे क्या कहते हैं, नो टिपिंग ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड व्हेन इंक्वायरीज आर मेड ऑफ क्लाइंट रिगार्डिंग समथिंग दैट प्रॉपर्ली फॉल्स विद इन नॉर्मल स्कोप ऑफ एंगेजमेंट और बिजनेस रिलेशनशिप, और इफ एन एम्प्लॉय अटेम्प्ट्स टू डिसोएड देयर क्लाइंट फ्रॉम कंडक्ट अमाउंटिंग टू ऑफेंस। वो सिंपल सी बात इधर कह रहे हैं कि भाई आप जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हो ना एज एन ऑडिटर और दूसरों से पूछ रहे होते हो, वो नहीं होती वो टिपिंग ऑफ, उसका मतलब टिपिंग ऑफ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करना एज एन ऑडिटर इज नॉट नोन एज टिपिंग ऑफ। क्यों? क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो जिस बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग किया उसको तो शक हो जाएगा ना कि यार मेरे ऊपर भी केस खुला हुआ है, तभी तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो छुपाने की कोशिश करेगा। इस केस में आपसे सवाल नहीं पूछे जाने वाला। ठीक है, टेपिंग ऑफ कब होगी? जब डायरेक्टली उस बंदे को आपने बता दिया भाई तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बच के रहो। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आप खुद से, तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस। फेलियर टू डिस्क्लोज नॉलेज और सस्पिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में इंक्लूड, किस तरह से फेलियर, कि आपने बताया नहीं, क्या है फेलियर बाय एन इंडिविजुअल इन द रेगुलेटेड सेक्टर टू इन्फॉर्म द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एफआईयू एक यूनिट है, उसको बता नहीं बताया तो वो फेलियर है। द फर्म्स मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर्स, इसको बोलते हैं एमएलआरओ, उसको आपने नहीं बताया जितना सून पॉसिबल हो, तो अगेन वो भी आप उस चीज में इन्वॉल्व हो। आपको अगर मनी लॉन्ड्रिंग की कोई सस्पिशन हो, या आपने इन दोनों को लाजमी बताना है। फेलियर बाय एमएलआरओज, यानी कि अब एमएलआरओ की बता रहे हैं, पहले आपसे बोला कि एमएलआरओ को आपने बताना है, फिर क्या है कि एमएलआरओ के बारे में बता रहे हैं कि भाई उन्होंने अगर नहीं बताया इन द रेगुलेटेड सेक्टर टू मेक द रिक्वायर्ड रिपोर्ट द एफआईयू एज सून एज प्रैक्टिकल इफ एन इंटरनल रिपोर्ट लीड्स देम टू नो और सस्पेक्ट्स दैट अ पर्सन एंगेज इन मनी लॉन्ड्रिंग। मैंने एमएलआरओ को जाके बताया कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अब उसने आगे नहीं बताया तो वो भी ऑफेंस कर रहा है, वो भी इन्वॉल्व हो गया इस सब कुछ के अंदर। बेसिकली होता क्या है कि आप डायरेक्ट जाके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को नहीं बताते। मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में आपको बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का क्या होता है, कि मनी लॉन्ड्रिंग आपको सस्पेशन हुई, आपने जाके किसको बताना है, डायरेक्टली एमएलआरओ को बता देना है, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर। वो मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर की आगे जिम्मेदारी है कि वो बताएगा एफआईयू को जाके। अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग वाले को बता दी, एमएलआरओ को बता दिए, आपके ऊपर से लायबिलिटी हट गई, लेकिन एमएलआरओ ने आगे एफआईयू को वो चीज नहीं बताई, तो उसके ऊपर तो लायबिलिटी पड़ गई ना, वो तो इस चीज का जवाब देगा। आगे उसने कुछ छोटी-मोटी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो था, हमने एमएलआरओ के बारे में बात कर ली, एफआईयू के बारे में बात कर ली, टिपिंग ऑफ ऑफेंसेस को देख लिया, मनी लॉन्ड्रिंग इटसेल्फ की 3 चीज़ें देख ली। ठीक हो गया? इसके आगे अगर हम लोग हैं तो क्रिमिनल प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल कंडक्ट। क्रिमिनल प्रॉपर्टी इज़ अ प्रॉपर्टी दैट हैज़ अरिज़न फ्रॉम क्रिमिनल कंडक्ट। एग्जांपल्स इंक्लूड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय थेफ्ट, चोरी करके कोई प्रॉपर्टी लेना, द प्रोसीड्स ऑफ टैक्स इवेजन। हम लोगों ने F6 में टैक्स के अंदर पढ़ा था कि टैक्स इवेजन इज़ इल्लीगल एंड टैक्स अवॉइडेंस इज़ लीगल। जब आप टैक्स इवेजन कर रहे होते हो तो आप लॉस को ठीक तरीके से इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होते, आप छुपा रहे होते हो कुछ ना कुछ, दैट इज इलीगल, वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है। ठीक है, ब्राइबरी और करप्शन अगेन वो इलीगल है। सेव्ड कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम अ क्रिमिनल फेलियर टू कंप्लाई विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। होता क्या है कि देखो, लेट सपोज अगर आप ना क्या कर रहे हो, आप ऑयल एंड गैस की कंपनी हो, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है किसी ज़मीन में, वहाँ पे एक रिग लगाई, और रिग क्या करती है, ड्रिलिंग करती है, वहाँ से ऑयल निकालती है। अब अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड, हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर आप ऑयल एंड गैस के लिए डिगिंग कर रहे हो ना, तो एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ ऑब्वियसली वो एक वेल है, उसने सूख जाना है, उसने खत्म हो जाना है, वहाँ पे गैस हमेशा के लिए नहीं रहेगी, वहाँ पे ऑयल हमेशा के लिए नहीं निकलेगा। तो जब वो खत्म हो जाएगा तो आपने रिग उठा के भाग नहीं जाना उधर से, ये काम नहीं कर सकते आप वहां से रिग उठाओगे, उस जमीन को बिल्कुल पुराने की तरह रिस्टोर करोगे और उसके बाद जाओगे। अगर आपने अपनी कॉस्ट सेव, अब वो जो आपने रिग, उस लैंड को रिस्टोर करना था जहां पे आपने ऑयल रिग लगाई हुई थी, आपने उसको रिस्टोर नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट नहीं आई, और उस कॉस्ट को अब आपने शो ही नहीं कराया अकाउंट्स के अंदर कि भाई ये देखो ये मेरी कॉस्ट आनी थी, ये नहीं आई, मतलब कि दिस इज ऑल्सो नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। आपने वो वाली कॉस्ट अगर छुपा दी है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग है। ठीक हो गया? एग्जाम्पल्स उसने दी हुई है, काइंडली इसको पढ़ लें आप लोग, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इनको पढ़ लें। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम भी उसके उसने दिया हुआ है कि क्या द मेन लेजिस्लेशन एंड द रिक्वायरमेंट्स बिलो रिलेट टू द मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेटरी रिजीम इन द यूके। यूके के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेटर कौन है वो बताएगा। एम मनी लॉन्ड्रिंग regulations impose certain obligation of financial businesses which are designed to assist in detecting money laundering and preventing the financial services organization being used for money laundering process। फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स कौन सी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स हो गए। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑडिटर्स खुद आ जाते हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई ये लोग जो है ना, ये डिटेक्ट करें इस चीज को, मनी लॉन्ड्रिंग को। बैंक्स के ऊपर ये जिम्मेदारी है और ऑडिटर्स के ऊपर भी जिम्मेदारी है। ये असिस्ट करते हैं डिटेक्ट करने में, क्योंकि ऑडिटर्स ऑडिट करें, उनको हर एक चीज का पता होता है, बैंक्स के अंदर से सारी ट्रांजेक्शन घूम फिर के जा रही है, उनको इस चीज का पता होता है। काइंडली मुझे 1 मिनट दें प्लीज।
अच्छा। इसके बाद उसने बताया कि भाई मिनिमम आप क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हो। एट अ मिनिमम एन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम शुड इनकॉर्पोरेट। हर कंट्री का एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम होता है, या हर फर्म के अंदर एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम हो सकता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको काइंडली आप याद कर लें। पेपर के अंदर अगर उसने थ्योरेटिकल पूछ लिया, अव्वल तो वो पूछता नहीं है, बहुत मुश्किल है कि वो पूछे। लेकिन इफ द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग इन अ थ्योरेटिकल वे, तो ये पॉइंट्स आप लिखोगे क्या क्या। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क असेसमेंट, कि भाई आपके पास ऐसी असेसमेंट होनी चाहिए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को डिटेक्ट करने के लिए रिस्क आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। Implementation of systems, policies, controls, and procedures that effectively manage the risk that the firm is exposed to in relation to money laundering activities and ensure compliance with the regulations, legislation. कि भाई आपकी जो मनी लॉन्ड्रिंग के इंटरनल पॉलिसीज है ना, वो आपको भी बचाएं उस रिस्क से, जिसके साथ अगर आप एक मनी लॉन्ड्रिंग के एक्टिविटी के इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो इज़न्ट इट पॉसिबल कि छोटी-सी गलती की वजह से भी आप भी उस चीज़ के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाओ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, आपके ऊपर भी वो रिस्क आ जाए। तो आपके प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए कि आपको भी दूर रखें मनी लॉन्ड्रिंग से, और दूसरी चीज़, वो आपके कंट्री की लेजिस्लेशन और उसके रूल्स के साथ भी मिलते हो, क्योंकि उस कंट्री का अपना भी कोई ना कोई रूल होगा मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। Compliance with customer due diligence, enhanced due diligence and simplified due diligence requirement। ये ड्यू डिलिजेंस के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में बाद में देखते हैं। आगे वो कहते हैं enhance record keeping and data protection systems, policies and procedures। कि भाई आपने रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि किसी वक्त भी आप एक मनी लॉन्ड्रिंग की अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो किसी वक्त भी आपके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। ठीक है? तो आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ताकि आपके पास पता हो हर आपको कि हम लोगों ने क्या-क्या काम किया था, और डाटा को प्रोटेक्ट भी करना है, कि वो डाटा की बाहर लीक भी ना हो जो कि आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। ठीक है? आगे वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क असेसमेंट्स, इसको आप पढ़ लें। कैसे कि भाई रिटन असेसमेंट मस्ट बी कैरिड आउट टू आइडेंटिफाई द एंड असेस द रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। द रिस्क असेसमेंट मस्ट टेक इनटू अकाउंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सुपरवाइजरी अथॉरिटी ऑन रिस्क फैक्टर्स इन द सेक्टर। द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर्स शुड आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। अब ये यहाँ पे जो उसने बात की ना, इसने बड़ी सिंपल, उसने यहाँ तक एक बात समझाई कि भाई देखो, बैंकिंग एक अलग सेक्टर है, ऑयल एंड गैस एक अलग सेक्टर है, ठीक है? इसी तरह से ऑयल टूल्स एक अलग सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन एक अलग सेक्टर है, होटल बिज़नेस एक अलग सेक्टर है। हर एक सेक्टर के अंदर हर एक कंट्री की अपनी रेगुलेशन के हिसाब से कोई ना कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे यार, ये चीज़ें आप लाज़मी देखो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। वो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते ही होते हैं। ठीक हो गया? लेकिन वो आपने देखने ही देखने हैं। अब अगर आप ऑयल एंड गैस में, तो कंट्री ने क्या बोला है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपने क्या-क्या देखना है, अगर एक ऑयल एंड गैस का ऑडिट कर रहे हो, तो वो चीज़ें तो आप देखोगे। इसके एडिशनली आप ये चीज़ें भी देखोगे। क्या-क्या चीज़ें? फर्म्स कस्टमर, अगेन नो योर क्लाइंट, कि भाई आपका क्लाइंट क्या काम करता है, उसकी पास्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो किस तरह से काम करता है, कोई उसके ऊपर पास्ट कोई केस तो नहीं हुआ होगा, ये चीज़ें जानो। द कंट्रीज़ और जियोग्राफिक एरियाज़ वेयर द फर्म ऑपरेट्स, वो कंट्री जहाँ पे वो कंपनी काम करती है। अब लेट्स सपोज एक कंपनी काम करती है यूएस में, ऑयल एंड गैस के अंदर, उसके उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग होने के चांसेस कम है, क्योंकि क्यों? इसकी रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे लॉज बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है? वहां पे लॉज बहुत सख्त हैं, वो पकड़ लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को एकदम से। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तो वहां पे लॉज इतने रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में क्या पॉसिबल है कि अगर वहाँ पे ब्राइबरी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, तो जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो, उधर भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व्ड हो। तो एज़ एन ऑडिटर आपने छोड़ तो नहीं देना कि भाई कि इस कंट्री का कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इस तरह तो नहीं करना। आपने उस कंपनी के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेना है। अच्छा, आगे वो क्या कहते हैं, द फर्म्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कि भाई वो कंपनी क्या-क्या चीज़ें बेचती है, किस-किस को बेचती है, ये भी बताओ। ये भी आपको पता होना चाहिए। द फर्म्स ट्रांज़ैक्शंस, कि उनकी किस किस्म की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांज़ैक्शंस हैं। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांज़ैक्शन का हमने क्या पढ़ा है कि दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ लेयरिंग, हमने ऊपर पढ़ा था ये चीज़, ठीक है? कैसी ट्रांज़ैक्शंस उनकी। द फर्म्स डिलीवरी चैनल्स अब क्या होते हैं देखो, डिलीवरी चैनल्स बहुत सी आप चीज़ें उठा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे करती है, जनरल जिन लोगों ने खरीदना है वहां तक कैसे पहुंचाती है, प्लस आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन कैसी है।
ठीक है, कंपनी के अंदर कंट्रोल है या नहीं है, ये सब कुछ डिलीवरी चैनल में आ जाएगा, द फर्म्स डिलीवरी चैनल। द रिस्क असेसमेंट शुड बी यूज्ड टू, क्या-क्या काम करने के लिए रिस्क असेसमेंट किस लिए किया जाता है? डेवलपिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे पहली चीज़ कि आपके रिस्क क्या वजह होती है? जब आप ऑडिट में रिस्क पढ़ते हो तो क्या रीज़न होती है कि आप रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं? कि अच्छे प्रोसीजर्स, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बना के लगा सको ताकि आपको पता लगे कि कोई चीज़ ओवरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड तो नहीं है। ठीक हो गया? सेम एज़ गोज़ फॉर यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रिस्क क्यों आइडेंटिफ़ाई करो ताकि आप जल्दी से जल्द आइडेंटिफ़ाई कर सको कि भाई कोई रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है। अप्लाई अ रिस्क बेस्ड अप्रोच टू डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। रिस्क बेस्ड अप्रोच अगेन ऑडिट रिस्क में जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही अप्रोच लेके चलो, आइडेंटिफ़ाई करो पूरी सिचुएशन को कि क्या यहाँ पे कोई रिस्क है मनी लॉन्ड्रिंग का या नहीं है। अच्छा, इसको ये छोटी-सी एक थ्योरी लिखी हुई है। क्या कहता है? द रिस्क बेस्ड अप्रोच रिकॉग्नाइजेस दैट द रिस्क पोज्ड बाय एमएलटीएफ एक्टिविटी विल नॉट बी द सेम इन एवरी केस, सो इट अलाउज द बिजनेस टू टेलर इट्स रिस्पॉन्स इन प्रोपोर्शन to its perception of risk. The risk-based approach requires evidence-based decision making to better target risk. वो एक छोटी सी बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग जब ऑडिट की दुनिया में काम कर रहे होते हैं ना तो हर एक क्लाइंट एक नहीं होता, हर एक सिचुएशन एक नहीं होती, हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर क्लाइंट डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क भी डिफरेंट होते हैं। तो आपने हमेशा एमएलटीएफ की जो दी गई चीज़ें हैं, जो उन्होंने बताया कि आपने इन चीज़ों को यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें, ये टेलर बेस्ड नहीं है। ये हर फर्म अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकती है कि यार मैं इस क्लाइंट पे करूँ, यहाँ पे ऐसा रिस्क है तो मुझे और एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो आप ले सकते हो। रिस्क असेसमेंट के लिए, ठीक है? इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में उसने कुछ बताया कि इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करो कि भाई क्या कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है, तो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस ज़्यादा है। अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस कम है। ऑफिसर रिस्पांसिबल फॉर कंप्लायंस कि भाई फर्म्स के अंदर एमएलआरओ होता है लाज़मी, वो यही बात कह रहे हैं। एमएलसीपी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस प्रिंसिपल होता है, आप सब कुछ उसको कर रहे होते हो रिपोर्ट, प्लस एमएलआरओ भी होता है, ठीक हो गया? एम्प्लॉइज़ कि उनकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वो किसी मनी लॉन्ड्रिंग में ना इन्वॉल्व है। फर्म के अंदर की बातें हो रही है सारी, कंपनी के बारे में नहीं कर रहा। इंडिपेंडेंट ऑडिट फंक्शन के मतलब आपका ऑडिट फंक्शन किसी और चीज़ पे रिलाय ना हो रहा हो। ऑडिट वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो ताकि वो किसी चीज़ के शिकार ना हो, के प्रेशर के शिकार ना हो। लेट्स सपोज़ एक ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और किसी दूसरा तीसरा बंदा उठ के कोई बोले कि यार आपने ये चीज़ नहीं रिपोर्ट करनी और वो कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा हो, तो भाई आप इंडिपेंडेंट तो ना रहे ना। इंडिपेंडेंट तो ऑब्जेक्टिविटी तो आपकी तब होगी व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट। तो आपने इंडिपेंडेंट रहना है ऑडिट के फंक्शन में, ठीक है? कस्टमर ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का मतलब सिर्फ एक ये है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट योर क्लाइंट इज़, व्हाट योर ऑडिट क्लाइंट इज़ एंड व्हाट डज़ ही डू। सिंपल। इस चीज़ को आप पढ़ लें, यहाँ पे छोटी-सी बातें लिखी, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इन्वॉल्व क्या-क्या चीज़ें करते हैं। आइडेंटिफाई द क्लाइंट, कि नोइंग हू द क्लाइंट इज़ एंड देयर वेरीफाइंग एंड देन वेरीफाइंग देयर आइडेंटिटी, डेमोंस्ट्रेट दैट दे आर हू दे क्लेम टू बी बाय ऑब्टेनिंग सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट एंड रिलायबल सोर्सेज़। कि भाई क्लाइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए वो कौन है, जो वो कहता है वो है भी कि नहीं है। हो सकता है कंपनी बोलती हो मैं एक काम करती हूँ, ऑयल एंड गैस में काम करती हूँ या मैं टेलीकम्युनिकेशन में हूँ। इज़न्ट इट पॉसिबल कि किसी एक इंटरनेशनल कंपनी ने उसको एज़ अ शेल कंपनी बना के रखा हो एक कंट्री के अंदर और सिर्फ़ फंड्स आते हो मनी लॉन्ड्रिंग के, वो इन्वेस्ट होते हैं और वापस जाते हो। तो नो योर क्लाइंट, आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर्स, अगेन जो उसके ओनर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटेंडेड पर्पस एंड द नेचर ऑफ द बिज़नेस रिलेशनशिप, कि भाई उनका बिज़नेस क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है? अगेन वही बात, शेल कंपनी पनामा पेपर्स के बारे में अगर किसी को पता है तो लीक हुआ है, तो उसमें क्या था? शेल कंपनीज़ बनी हुई थी जो बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज़ थी ना, जब वो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी तो अपने पैसे मनी लॉन्ड्रिंग एंड लीगल मीन्स को एक्वायर जो किए हुए पैसे थे, वो बाहर की कंपनीज़ को शेल कंपनीज़ को ट्रांसफर करती थी। उन शेल कंपनीज़ का कोई एक्चुअल बिज़नेस नहीं था। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो लेट्स सपोज़ मैंने एक बिज़नेस खड़ा किया इन माय कंट्री और मैं पनामा में जाके या फिर यूएस में जाके एक छोटी-सी कंपनी बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्राइबरी से कुछ पैसे हासिल किए। मेरा यहाँ पे ओरिजिनल बिज़नेस है। मैं ऑयल एंड गैस के अंदर ड्रिलिंग करता हूँ, मैं ऑयल निकालता हूँ और मैं बेचता हूँ आगे कस्टमर्स को। ये मेरा बिज़नेस है। लेकिन मैंने किसी से इल्लीगल मीन्स के थ्रू, ब्राइबरी के थ्रू बहुत बड़ी अमाउंट हासिल कर ली है। और अब मैं पाकिस्तान में उसको यूज़ तो नहीं कर सकता, क्योंकि किया तो पकड़ा जाऊँगा कि भाई ये पैसे किधर से आए बताओ। तो मैंने सबसे पहली चीज़ उसकी प्लेसमेंट करनी है। प्लेसमेंट कैसे करूँगा? शेल कंपनी को, जो कि यूएस में बनी मेरी कंपनी है, उसको एक शेल कंपनी में बोलूँगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई ओरिजिनल बिज़नेस नहीं है। शेल मतलब कोई बिज़नेस नहीं, इट इज़ जस्ट प्रोटेक्टिंग माय एसेट। मैं उसको अपनी इल्लीगल प्रोसीड्स भेज दूँगा, वहाँ पे वो उसको इन्वेस्ट करेगी, जो मर्ज़ी करेगी, वो मेरा काम नहीं है। इतनी दफ़ा इन्वेस्ट कर देगी कि वो 3-4 साल के बाद जब पैसे वापस आएँगे तो मैं बताऊँगा मैंने उधर कंपनी से लिए, जाके उनसे पूछ लो। दिस इज द थ्री स्टेप प्रोसेस, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। और यही वो चीज आपको यहाँ पे बताता है, आइडेंटिफाई योर क्लाइंट, उस क्लाइंट के बारे में जानो वो क्या है,
आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर्स, उनके बारे में जानो, और उनका बिजनेस क्या है ये भी जानो। अब जब शेल कंपनी का ऑडिट आप कर रहे होगे तो उसके क्लाइंट के बारे में जानोगे, वो आपको बताएगा हो सकता है मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मुझे यहाँ से पैसे आते हैं, उनको इन्वेस्ट कर देता हूँ, वो पैसे उनको क्यों आ रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए, उसका ओनर कौन है ये भी पता होना चाहिए। अब शेल कंपनी आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने शेल कंपनी बनाई थी, यूएस में ऑडिटर बैठ के बोलेगा भाई इस कंपनी को बाहर का बंदा क्यों ऑन करता है, मेरी कंट्री का बंदा क्यों ऑन करता है, यहाँ पे इसका कोई बेनिफिशियल ऑनर क्यों नहीं है। ठीक हो गया। और बिजनेस क्या करते हैं तो बाहर के ऑडिटर को पता लग जाएगा भाई इनका ओरिजिनल बिजनेस क्या है, क्या ये इंटीग्रेशन करके दे रहे होते हैं, क्या ये लेयरिंग वाला स्टेप करके दे रहे हैं, या फिर इनका कोई ओरिजिनल बिजनेस भी है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में उसने बताया है, काइंडली इसको पढ़ लें। ठीक है। एग्जाम्पल भी उसने दिए है मनी लॉन्ड्रिंग के क्लॉजेस के बारे में, पुरानी जो एक्चुअल केसेस होंगे वगैरह वगैरह उसने वो दिए हुए हैं। बेसिक आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स इनको लाजमी पढ़ें कि कैसे करते हैं। फॉर इंडिविजुअल्स को कैसे आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट के थ्रू, रिसेंट यूटिलिटी बिल एड्रेस कंफर्म करने के लिए। बिजनेसेस के बारे में कैसे करते हो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि भाई बिजनेस बना तो उसका कोई एग्रीमेंट हुआ होगा गवर्नमेंट के साथ कि हाँ भाई ये बिजनेस बन रहा है, ये इनकॉर्पोरेट हो रहा है बिजनेस, उसका सर्टिफिकेट ले लो। लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, सब डायरेक्टर्स और मेंबर्स कौन, ऑनर्स जो हैं उनके बारे में ले लो, आप डिटेल ले लो। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस, उसके एड्रेस पढ़ लो। फॉर ट्रस्ट, ट्रस्ट इंस्पेक्शन ऑफ एविडेंस टू एस्टैब्लिश एंड कंफर्म, ट्रस्ट क्या होते हैं, जैसे एनजीओज आप कह लो, दीज आर ट्रस्ट, उस तरह की कंपनीज होती है। नेचर एंड पर्पस ऑफ द ट्रस्ट, कि भाई वो क्यों बना है वो ट्रस्ट, वो एनजीओ क्यों बनी गई है, कोई मदद करती भी है या नहीं करती, ओरिजिनल सोर्स ऑफ फंडिंग उसकी क्या है, किसके थ्रू उसको पैसे मिलते हैं, एंड आइडेंटिटी ऑफ द ट्रस्टीज, यानी ट्रस्ट के होल्डर्स कौन है। ठीक हो गया। कंट्रोलर्स एंड बेनिफिशियरीज। नाउ ट्रस्ट को आप सिर्फ ये ना लेना कि एनजीओ मैंने बोला है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बोला है दैट आप इसको एक एनजीओ कंसिडर कर सकते हो। ट्रस्ट होता क्या है बेसिकली, मैं एज अ पर्सन, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है एंड आई डू अ वेरी बिग बिजनेस इन माय कंट्री। मैं क्या करूंगा, बजाय इसके कि सारे पैसे सारी प्रॉपर्टी की ओनरशिप अपने नाम पे रखूं, मैं अपने अंडर एक ट्रस्ट बना लूंगा। आई विल बी द ट्रस्टी, और वो ट्रस्ट एक सेपरेट इंडिविजुअल होगा, एक इंडिविजुअल कंपनी टाइप होगी। ठीक है, वो ट्रस्ट कहलाएगी। मैं गवर्नमेंट के साथ उसको रजिस्टर कर लूंगा, मैं अपनी सारी ओनरशिप उस ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दूंगा, और मैं बोल दूंगा कि इस ट्रस्ट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रस्टी कौन है, मैं हूं। मी माई सेल्फ आई एम द ट्रस्टी। और फिर सेकंड ओनरशिप कौन है, मेरा स्पाउस या फिर मेरे आगे होने वाले बच्चे। ठीक है। तो उस तरह से मेरी जो ओनरशिप है वो बची रहेगी। मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे एसेट्स डायरेक्टली मेरे रिलेटिव्स को ट्रांसफर नहीं होने वाले, वो उस ट्रस्ट के पास रहेंगे और ट्रस्ट के आगे जिस बंदे को जाने थे उसको जाएंगे। ठीक है। एनहेंस ड्यू डिलिजेंस भी अगेन वो बता रहा है फॉर हायर रिस्क क्लाइंट, एनहेंस ड्यू डिलिजेंस मतलब ज्यादा अच्छी ड्यू डिलिजेंस कैरी आउट करनी चाहिए। सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस क्या होती है, फॉर क्लाइंट्स प्रेजेंटिंग अ लोअर रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जहां पे अब ये लोअर रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होगा कि जहां पे रिस्क कम है, कैसे पता चला भाई, ऐसे कंट्री में जहां पे लॉज बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, ठीक है, वहां पे लो रिस्क है, तो वहां पे सिंपल ड्यू डिलिजेंस भी आप कर लो तो कोई मसला नहीं है। इनहेंस रिकॉर्ड कीपिंग के सारा रिकॉर्ड आपने रखना है या नहीं रखना, कौन कौन सा रिकॉर्ड, कस्टमर के ड्यू डिलिजेंस का सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस विद द ईच क्लाइंट, कि आपके साथ किस किस क्लाइंट की कितनी कितनी ट्रांजैक्शन थी आपका वो पता होना चाहिए, उस कंपनी की ट्रांजैक्शन किस किस क्लाइंट के साथ हैं आपको वो पता होना चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मनी लॉन्ड्रिंग सस्पेशन एक्टिविटी रिपोर्ट्स, पूरी पूरी रिपोर्ट बना के देनी है जहां पे भी आपको सस्पेशन थी। कितने साल के लिए रखना है रिकॉर्ड, 5 साल के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। 5 साल आफ्टर द रिलेशनशिप विद द क्लाइंट हैज एंडेड, क्या कि आपने ऑडिट कर लिया, अब आप उसका ऑडिट नहीं करते तो अगले 5 साल तक अब आपने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स आपने उसको बताया किस किस को रिपोर्ट करना है, काइंडली इसको पढ़ ले। एमएलआरओ को कब रिपोर्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कब रिपोर्ट करना है, डिस्क्लोजर किस तरीके से आपने देना है। ठीक है। एमएलआरओ डज सो डिटरमाइन द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड टू रेगुलेटरी बॉडी, को किस तरह एमएलआरओ रिपोर्ट करेगा। द एमएलआरओ कंप्लीट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म दैट आइडेंटिफाइज, जब आप सस्पेशन को रिपोर्ट कर रहे हो तो फॉर्म भरते हुए क्या क्या चीजें भरोगे, सस्पेक्ट का नेम एड्रेस वगैरह, आइडेंटिफिकेशन, रेफरेंसेस सीन, नेचर ऑफ द एक्टिविटीज गिवन गिविंग राइज टू सस्पिशन, ये आपने बताना है किस वजह से आपको लगता है कि सस्पिशन है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट मे बी रेलिवेंट, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, के पॉलिसीज और प्रोसीजर्स एमएलआरओ कैसे करता है, सीनियर मैनेजमेंट कैसे उसको देख रही होती है, ये सारा कुछ आपने देखना है। काइंडली मुझे 1 मिनट। अच्छा, ये सारी की सारी छोटी मोटी चीजें आप पढ़ लें, पेपर के लिए ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको आनी चाहिए। रीजन भी कि अगर उसने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको यही चीजें लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। कि अगर वो आपसे पूछ रहे कि भाई मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में जब बताओ तो आप ये सब कुछ वहां पे लिख कर आ जाओगे, दैट्स इट, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं लिखना।
ठीक है। पोटेंशियली सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी, देयर आर नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सस्पिशन, लेकिन आपको कैसे पता चलता है? अनयूजुअल लार्ज कैश डिपॉजिट्स, बहुत बड़ी अमाउंट कैश डिपॉजिट करा रहे हो कहीं पे, तो ऑब्वियसली आपको ये कैश कहाँ से मिला पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, दिस गिव्स राइज टू सस्पिशन। फ्रीक्वेंट एक्सचेंजेस ऑफ कैश इनटू अदर करेंसीज, यस कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ी कि आप अपने ओरिजिनल सोर्स को अगर कंट्री से बाहर लेके जाने की कोशिश करें तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? उसको कन्वर्ट कराओगे दूसरी करेंसी के अंदर। ठीक है, अगर इस तरह का करा रहे हो, फ्रीक्वेंटली ज्यादा हो रहा है ये काम, तो अगेन दिस गिव्स राइज टू मनी लॉन्ड्रिंग। ओवरसीज बिजनेस अरेंजमेंट्स विद नो क्लियर बिजनेस पर्पसेस, वही शेल कंपनीज वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि भाई ओवरसीज बिजनेस आपने खोला हुआ है जिसको आप पैसे ट्रांसफर कर देते हो, लेकिन उसका कोई बिजनेस पर्पस नहीं है। वो कंपनी जो बाहर शेल कंपनी है उसका कोई बिजनेस पर्पस नहीं है, वो सिर्फ आपकी लेयरिंग कर रही हो शायद बैठ के। अगेन दिस ऑल्सो गिव्स राइज टू मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे जब टॉपिक नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट शुरू होता है, द नीड फॉर एथिकल गाइडेंस। गाइडेंस के बारे में उसने बताया कि भाई अकाउंटेंट्स की प्रोफेशनल ड्यूटी कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके क्या बनती है, इसके बारे में हमने चीज़ पढ़ी भी थी कि जब आपकी लीगल या लॉ की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो फिर आप कॉन्फिडेंशियलिटी को इग्नोर करते हो, उस फंडामेंटल प्रिंसिपल को छोड़ देते हो और फिर उस चीज़ को डिस्क्लोज करते हो। द ड्यूटी टू रिपोर्ट सस्पिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, वही बात। ठीक है, फिर इसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कैसे ये लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, सारे काम किस तरह से करते हैं, उसके बारे में आप पढ़ो। ठीक है, आगे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। क्या सीखा हमने इस चैप्टर के अंदर? क्या इस सारी थ्योरी में अंदर क्या सीखे? कुछ इंपॉर्टेंट नहीं सीखा, मैं भी से आपको बता रहा हूँ। ऑल ऑफ दिस जो कि हमने पढ़ा है, दिस इज जस्ट किस चीज के लिए? कि भाई आपने किस बंदे को रिपोर्ट करना है, किस तरह से रिपोर्ट करना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, अपने कंट्रोल्स कैसे रखने हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या चीजें, हमने ये चीजें पढ़ी हैं बस। अगेन जब पेपर में आएगा, पेपर में हर सिनेरियो डिफरेंट होता है, वहां पे हम लोग पेपर के अंदर देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के सस्पिशन को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, कि कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, डज इट गिव राइज टू सस्पिशन या नहीं, हम लोग वहां पे देखेंगे। ठीक हो गया? लेकिन होंगी किस बेसिस पे हम लोग कर रहे होंगे? इन्हीं बेसिस पे कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग सस्पिशन कौन कौन सी देती है, ये चीजें दे रही हैं, हम लोग इन्हीं बेसिस पे कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए इसको काइंडली आप पढ़ लें। ठीक है, आज का टॉपिक हो चुका है काफी बड़ा, यस काफी लंबा हो चुका है, तो इट इज बेटर के बजाय इसके कि मैं पूरा अगला टॉपिक भी इसी रिकॉर्डिंग में आपको करा दूं, इट इज बेटर कि ऑडिटर लायबिलिटी वाला एक सेपरेट टॉपिक हो जिसके साथ इम्पैक्ट ऑन ऑडिट पे शामिल हो। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द क्वेश्चन। आज ये टॉपिक हमने कवर कर लिए। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ें, इसको छोड़ना मत। चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि मैंने मिस की हो लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चैप्टर इसलिए लाजमी पढ़ना है, नॉट दैट कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको पढ़ा दी, लेकिन मटेरियल लिखने के लिए थ्योरी तो मैं आपको याद नहीं करा सकता, अब एक एक लाइन में आपको नहीं पढ़ा सकता, वो थ्योरी आपने खुद याद करनी होती है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वो आपको वहां पे याद आएगी, हाँ मैंने ये चीज पढ़ी थी बुक के अंदर। ठीक है, तो वो जो हाँ आपने जो चीज पढ़ी थी ना बुक के अंदर, वही चीज आपने लिखनी होगी फिर वो पेपर के अंदर भी, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगेन एंड अगेन मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारे जितने भी टॉपिक्स शुरू हो रहे हैं, दीज आर ऑल थ्योरेटिकल। बुक्स में आपको अगर नहीं भी पढ़ाता तो उसको पूरा पढ़ा करें। बुक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू कॉन्सेप्ट्स। अगर पेपर में क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ गया तो फिर भाई कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं कर सकते ना आपका, फिर तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स आपको चाहिए माइंड में देखने के लिए, तो इसलिए आप इनको पढ़ें। एंड अगले रिकॉर्डिंग में मिलते हैं, अगले रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह हम लोग ये कवर कर रहे होंगे ऑडिटर्स लायबिलिटी। सी यू देन एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।